धामी सरकार का बड़ा फैसला, अग्निवीर रोजगार सेल के गठन को मिली मंजूरी। 4 साल बाद रोजगार स्वरोजगार के मिलेंगे अवसर। टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री। पुष्कर से धामी पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मसूरी में रक्षाबंधन समारोह में दिखा सियासी रंग। महिलाओं ने मंत्री समेत प्रदेश अध्यक्ष को बांधा रक्षा सूत्र। मंत्री गणेश जोशी ने जताई 2027 में बड़ी जीत की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी से मिले सांसद अनिल बलूनी। पौड़ी में यमकेश्वर और गैंडसैंड में केंद्रीय विद्यालय की मांग की। शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन। हल्द्वानी में 29 अगस्त को खुलेगा उत्तराखंड स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नया अध्याय। सीएम धामी करेंगी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन। खिलाड़ियों को मिलेगी बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं। सत्ताईस अगस्त को छात्रों से मिलेंगे सीएम धामी। लोहाघाट में 9 दिन बाद स्थगित हुआ छात्र आंदोलन। मांगे पूरी नहीं हुई, फिर करेंगे आंदोलन। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां देहरादून में राज्य मंत्री और पूर्व कर्नल अजय कोटियाल ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने अग्निवीर रोजगार सेल के गठन को मंजूरी दी है। सेल का उद्देश्य सेना में 4 साल की सेवा पूरी कर लौटने वाले अग्निवीरों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकारी विभागों, पीएसयू, पैरामिलिट्री और निजी कंपनियों से समन्वय किया जाएगा। सरकार अग्निवीरों के लिए डिजिटल पोर्टल भी तैयार करेगी। और उसी में उन्होंने एक बात ये बोली, कहते हैं ये जो अग्निवीर जा रहे हैं, जो अग्निवीर वापस आएंगे 4 साल पूरा करके, क्या हमें उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए? वैसे तो अग्निवीर योजना केंद्र सरकार अच्छे तरीके से देख रही है, लेकिन उत्तराखंड का भी कहीं रोल बनता है कि यहाँ पे तो वैसे भी सब के सब सेना की तरफ देखते हैं। इसे सैन्य बाहुल एक राज्य बोलते हैं। गढ़वाल राइफल, कुमाऊं रेजिमेंट, दो यहाँ से इन्फेंट्री पलटन है जो कि पूरे विश्व में सेना के जो वीर गाथा हैं उनके लिए चर्चित हैं। और इस उत्तराखंड में 3 रेजिमेंटल सेंटर हैं। बंगाल इंजीनियर ग्रुप, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर रानीखेत, गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर उत्तराखंड। और खासकर इस उत्तराखंड को तो सैन्य धाम, 5वां धाम भी बोला जाता है। खबर देहरादून से है जहां प्रदेश सरकार की ओर से अग्निवीर रोजगार सेल बनाए जाने की घोषणा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता प्रतिमा सिंह ने इसे चुनावी शगुफा बताते हुए कहा कि सरकार पहले से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही। उन्होंने कहा कि केवल रोजगार सेल बना देने से युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि अग्निवीरों के लिए रोजगार के अवसर और संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और सरकार की यह घोषणा चुनावी लाभ के लिए की गई है। और ये तो एक और मुझे लगता है कि अग्निवीर में योजना के तहत जो बच्चे सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए गए हैं, उनके साथ एक और बहुत बड़ा धोखा करने की घोषणा जो है प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं। वो बच्चा जो छोटी सी उम्र में जिसका सपना होता है कि वो देश की सेवा करेगा, वो देश की सेवा करने जाता है। जिस उम्र में बच्चों की नौकरियां लगती हैं, उस उम्र में आप उसे रिटायर कर दे रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो आप जो ऑलरेडी बेरोजगार युवा है प्रदेश में, उनको तो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, आप उनको कहां से देंगे? तो ये कुछ नहीं है, चुनाव के मद्देनजर सरकार के तरफ से युवाओं के लिए फेंका गया एक शगुफा है और कुछ नहीं। वहीं देहरादून में टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने भगवान टपकेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में महंत श्री कृष्णागिरी महाराज,
महंत दिगंबर भरत गिरी महाराज और टपकेश्वर सेवा दल के अध्यक्ष मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन समाज में आस्था, एकता और आपसी सद्भाव को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का कार्य करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने शोभा यात्रा के आयोजन से जुड़े सभी संत महात्मा और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वहीं शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने टपकेश्वर महादेव का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। 26वीं शोभा यात्रा की सबके लिए मंगल कामनाएं। भगवान श्री टपकेश्वर सबके ऊपर जीवन में कल्याण, आरोग्यता, दिव्यता प्रदान करें। और इस सफल आयोजन के लिए आप सबको भी, प्रेस के जितने भी आप लोग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप सबको भी बधाई देता हूँ कि आप घर बैठे बैठे सबको बाबा के दिव्यता के दर्शन करा रहे हैं, नगर परिक्रमा के दर्शन करा रहे हैं, नगर दर्शन करा रहे हैं भगवान टपकेश्वर की। आप सबकी बधाई के पात्र हैं और इस यात्रा के सफल आयोजन के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। जो इस पूरी यात्रा को संयोजित करते हैं और भक्तों का सैलाब उमड़ता है, मैं उसकी सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भक्ति का सागर है। बाबा की कृपा से लाखों लोग इस यात्रा को किसी न किसी रूप में उसके सहभागी बनते हैं, पुण्य के भागी बनते हैं। और ये यात्रा हर वर्ष एक नया उत्साह लेकर आती है। पवित्र मास सावन में होने वाली यात्रा निश्चित रूप से ये जो पूजा होती है, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लगते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं और साथ ही धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मसूरी में रक्षाबंधन समारोह के दौरान सियासी रंग भी देखने को मिला। नगर पालिका टाउन हॉल में सैकड़ों महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री और विधायक गणेश जोशी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। भाजपा नेता रेखा वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 2027 में उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। गणेश जोशी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से वे लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं और 2027 में जीत का अंतर 21,000 मतों तक पहुंच सकता है। टिकट का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। जिसके कारण लगातार कमल का फूल यहाँ खिलता है। माननीय गणेश जोशी जी को रिकॉर्ड मतों से हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता है। वो इसलिए है कि जब कोई नेता अपनी जनता को संख्या और भीड़ के रूप में नहीं देखता, एक ताकत के रूप में देखता है, उनसे एक ऐसा संवाद, एक रिश्ता कायम करता है जो, और 365 दिन उस रिश्ते को जीता है, तो उसका परिणाम जो होता है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से, ये जो राखी के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो एक उत्सव भी होता है, एक मिलने का समय भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकल्प भी होता है एक भाई का बहन के प्रति। और हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने इसको एक त्योहार के रूप में लिया है और बहनों के अंदर भी एक रक्षा का सूत्र बांधने का जो पक्ष है वो केवल गणेश जोशी की समृद्धि ही नहीं है, बल्कि देश की रक्षा, सुरक्षा, समृद्धि का भी ये बंधन है। और मैं कह सकता हूँ कि गणेश जोशी जी ने इस कार्यक्रम को आज पूरे प्रदेश के अंदर हर राजनीतिक दल के नेता का कार्यक्रम बना दिया है। ये त्योहार हमारे देश में मनाया जाता है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई इसको रक्षा का वचन देता है। आज मसूरी शहर के अंदर हजारों बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधे हैं। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम देहरादून में था, 20,000 से अधिक बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है और मैंने अपनी बहनों को विश्वास दिलाया है कि आज गणेश जोशी जी जहां भी हैं अपनी बहनों की वजह से हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से हैं। अब खबर कोटवार से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने अपने कैंप कार्यालय में रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला यह पर्व भाई बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि उन्होंने रक्षाबंधन का पर्व पहले सैनिकों के बीच मनाने की परंपरा शुरू की थी। इस अवसर पर बहन भाई को स्नेह देती है, जबकि भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेता है।
मेरा रक्षाबंधन का त्योहार आज सैनिकों के बीच में शुरू हुआ। मैं भाबर की तरफ थी और सभी सैनिक भाइयों के साथ आज रक्षाबंधन का त्योहार हमने आरंभ किया और यहाँ आप जैसे देख रहे भाई और बहन सब पहुंचे हुए हैं और हम इस पवित्र त्योहार को खूब गर्मजोशी से मना रहे हैं। अटूट प्यार का भाई बहन के प्यार का ये त्योहार है, जहाँ बहन अपना आशीर्वाद प्यार स्नेह अपने भाई को देती है, वहीं भाई रक्षा करने का प्रण करता है, साथ खड़े रहने का प्रण करता है। पूरे समाज को सशक्त करने के लिए एक सुंदर सा त्योहार हमारा है। वहीं मसूरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास न ठोस मुद्दे हैं और न ही कार्यक्रम, इससे समाज का माहौल खराब करने वाले विषयों को तूल दिया जा रहा है। हल्द्वानी की कांग्रेस रैली के बाद रामलीला मैदान के शुद्धिकरण पर भट्ट ने कहा कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इसे दलित समाज से जोड़कर राजनीतिक रंग दे रही है। टिकट वितरण पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का फैसला पार्टी संगठन करेगा। जो समाज को खराब करता हूँ, दूषित करता हूँ। कल्पना करिए आप, खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहाँ पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को की खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड में बना दिया है, ये खड़गे जी इस बात को समझते होंगे कि देवभूमि के अंदर जिस प्रकार का कृत्य उस दिन हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। वहीं पौड़ी के गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग की है। बलूनी ने गैंडसैंड, रामनगर, यमकेश्वर और देवप्रयाग में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए अनावश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सांसद की पहल से क्षेत्रवासियों में उम्मीद जागी है। प्रभार मिला, उसके लिए उनको शुभकामनाएं भी आज ज्ञापित की। साथ ही मैंने उनको ये भी अवगत कराया कि पूर्व में भी मैं काफ़ी समय से जो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, वहाँ पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि वहाँ पर एक सेंट्रल स्कूल खोल सके, जिससे कि वहाँ शिक्षा का स्तर भी और बेहतर हो सके। तो हमने बोला कि इन जगहों पे भी सेंट्रल स्कूल की प्रक्रिया शुरू की जाए। तो माननीय मंत्री जी हमारी सभी मांगों के प्रति बड़े सकारात्मक थे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गैरसैंण का सेंट्रल स्कूल और जो रामनगर, यमकेश्वर और देवप्रयाग में सेंट्रल स्कूल की प्रक्रिया भी तेज होगी और जल्दी यहाँ पर स्कूल हमारे अस्तित्व में आ सकेंगे। वहीं उत्तराखंड के मेधावी छात्रों और उभरते खिलाड़ियों के लिए 29 अगस्त खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी उत्तराखंड स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, शिक्षा और आधुनिक खेल सुविधाएं मिलेंगी। इसका उद्देश्य प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखार कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। उद्घाटन के साथ बता दें कि उत्तराखंड में खेलों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। यहां से तैयार होने वाले खिलाड़ी देश के लिए बड़ी उपलब्धियों हासिल कर सकेंगे। और हमारे माननीय सीएम सर, माननीय खेल मंत्री महोदया और सारा खेल विभाग इसके लिए काफी टाइम से प्रयासरत था और अब 29 अगस्त को इसका यहाँ पर शिलान्यास होना जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे जो विश्वविद्यालय की कक्षाएं हैं, जिसमें हमारे 2 यूजी कोर्स हैं और बाकी 8 हमारे डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के कोर्स हैं, वो प्रारंभ होने जा रहे हैं। और सीएम सर इसका 29 तारीख को यहाँ पर उद्घाटन करेंगे, जिसमें खेल विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, माननीय खेल मंत्री महोदया सभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इसमें हमारे जो यूजी कोर्स हैं उसमें बैचलर इन स्पोर्ट्स साइंस और बैचलर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। वहीं लोहाघाट पीजी कॉलेज में 9 दिनों से चल रहा एबीवीपी और एनएसवाई का छात्र आंदोलन फिलहाल स्थगित हो गया है। छात्रों ने धरना, भूख हड़ताल और कॉलेज की छत पर चढ़कर विरोध जताया था। एसडीएम नीतू डांगर ने छात्रों से वार्ता कर आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त कराया गया। छात्रों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन दोबारा से शुरू होगा। 27 अगस्त को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांगे रखने की बात कही गई है। कॉलेज में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। अनशन और
भूख हड़ताल तोड़ी है। बस हम यही चाहते हैं कि उतनी ही जल्दी हमारी मांगों पे संज्ञान लेके छात्र हितों में जल्द से जल्द कार्य करा जाए। और मैं चाहता हूं कि सभी से हाथ जोड़ के विनती कि जल्द से जल्द आप लोग शासन प्रशासन जो भी इसको कार्य कर सकता है, हमारे कुलपति जी जो भी इन चीज़ों कर सकते हैं, जल्द से जल्द इन कार्यों में संज्ञान लिया जाए और इनमें सफलता मिले। वहीं नैनीताल के डीएसबी कॉलेज छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी प्रत्याशी चेतन बिष्ट को वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष करण सतीब समेत कई छात्र नेताओं का समर्थन मिला है। चेतन बिष्ट ने कहा कि वे छात्र हितों के लिए काम करेंगे और कॉलेज के अधूरे विकास कार्यों को छात्रों के सहयोग से पूरा करने का प्रयास करेंगे। छात्र नेताओं ने एकजुट होकर चेतन बिष्ट को अध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया। कॉलेज में छात्र नेता समर्थकों के साथ साथ बता दें कि घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया 30 सितंबर तक होने की संभावना है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून में शासन स्तर पर 6 अधिकारियों के कार्यभार में बदलाव किया गया है। इनमें 3 आईएएस, 1 पीसीएस और 2 सचिवालय सेवा के अधिकारी शामिल हैं। डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव गृह का अतिरिक्त प्रभार मिला है। डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव को नागरिक उड्डयन और महानिदेशक कृषि एवं उद्यान की जिम्मेदारी दी गई है। विनोद गिरी गोस्वामी और सुंदरलाल सोमवाल से क्रमशः आवास और समाज कल्याण का प्रभार हटाया गया। सुनील सिंह को आवास और महिमा रौंकली को राजस्व और सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वहीं त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने रुद्रपुर, काशीपुर और बाजपुर में चेकिंग अभियान को तेज कर दिया है। टीम ने कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर पनीर, दुग्ध उत्पाद और मिठाइयों के नमूने लिए। काशीपुर के कई होटल्स और मिठाई दुकानों में जांच के दौरान गंदगी मिलने पर चालानी कार्रवाई भी की गई। लिए गए सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। विभाग ने त्योहारों में खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। जनपद उधमसिंह नगर में दूध और दुग्ध पदार्थों पर विशेष निगरानी की जा रही है। इसके तहत आज टीम द्वारा जो है रुद्रपुर, बाजपुर और काशीपुर में छापेमारी कार्रवाई की गई है और पनीर और दूध पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। 2 टीमें गठित की गई हैं जनपद में। एक टीम जो है रुद्रपुर कार्य कर रही है, एक टीम बाजपुर काशीपुर काम कर रही है। वहीं चंपावत में जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनर्जीवन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। वहीं जिलाधिकारी ने सारा के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जल संरक्षण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक और तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं डीएम ने लापरवाही पर निगरानी बढ़ाने और लंबित कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने सारा के अंतर्गत स्वीकृत नौले धारों के कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई को जल संरक्षण से जुड़े कार्यों का नियमित स्थलीय निरीक्षण कर प्रगति की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डीएफओ, अधिशासी अभियंता समेत संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। अगली खबर आपको बता दें, हल्द्वानी में प्रस्तावित यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि प्रस्तावित कानून समाज में समानता और समान अधिकारों की भावना को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को लागू करने से पहले सभी वर्गों की चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ तो आंदोलन को और भी व्यापक किया जाएगा। जो सरकार ने थोप दिया है और जो सरकार की नीयत, इससे मनसा साफ होती है कि स्वर्णों को कैसे दबाया जा रहा है। आज स्वर्णों के बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पे कि हर गरीब आदमी को आरक्षण मिले, हर सामान्य वर्ग को आरक्षण, सबको समान देख करके आरक्षण मिले, ना कि जाति देख कर आरक्षण मिले। हमारा किसी SC ST या किसी अन्य से किसी कोई झगड़ा नहीं है। केवल हम ये कानून, काले कानून को वापस लेने के लिए कह रहे हैं। हम उस काले कानून के खिलाफ है और हम चाहते हैं कि सरकार हिंदुओं को ना बांटे। हम पहले वैसे बटे हुए हैं। हम संगठित होना चाहते हैं, परंतु सरकार हमें संगठित नहीं होने देना चाह रही। यूजीसी को लाकर वो इसमें एक बहम की भावना है कि गंदगी फैलाना चाह रही है हमारे बच्चों के मन में। सड़कों पर है, जंतर मंतर पर आप देखिए, हमें परमिशन नहीं मिल रही। आज लोकतंत्र की बात होती है
ये हिंदुओं की सरकार की बात होती है, लेकिन ये सिर्फ हिंदुओं की वोट लेने के लिए तो सरकार है, लेकिन हिंदुओं का पतन करने पर पूरा पूरा इसने मन बनाया हुआ है। आज हमारे जितने स्वर्ण भाई हैं, आज वो इस आंदोलन में आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये आरक्षण में जो रिफॉर्म हो, कम से कम आरक्षण आर्थिक आधार पे हो और यूसीजी बिल वापस हो। लेकिन हम कभी ये विचार नहीं करते जय क्यों है। जो आरक्षण है ये मौलिक अधिकार के टोटल खिलाफ है। अगर आप 1951 का चंपा दुरे वाला फैसला सुने तो उसमें उन्होंने साफ कहा था कि ये मौलिक अधिकार के खिलाफ है। उसके बाद सरकार ने संशोधन करके अपने कानून में बनाया। उसी वजह जो सीटों का आरक्षण कल 10 वर्ष के लिए था, हम लगातार 10 वर्ष हमने किनका विकास करा? क्या सभी जितने भी हमारे वंचित ऊपर पहुंच गए? एक जहाँ व्यक्तियों का विकास करने के लिए कानून ना रखा है, कम्युनिटी का विकास करने हम करना चाहते हैं। सवर्ण को जन्म से ही शोषक माना गया है और हमें जो जातिवादी व्यवस्था में बांटने का काम इस आरक्षण व्यवस्था ने किया है। आप देखिए, आज द्रौपदी मुर्मू का बेटा आज भी आरक्षण का लाभ लेगा, वही एक सवर्ण का गरीब सुदामा टाइप के ब्राह्मण व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिलेगा। वहीं उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू से 5 मौतों के बाद उधम सिंह नगर जिले का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। वहीं जिले का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। वहीं एलडी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय में स्वाइन फ्लू के मरीजों के उपचार के लिए 6 बेड की व्यवस्था की गई है। वहीं मौसम में बदलाव के बीच जुकाम, बुखार और खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं चिकित्सकों ने मरीजों के उपचार करने के साथ ही उन्हें संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। फिलहाल अस्पताल में स्वाइन फ्लू के किसी मरीज को भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। वहीं सीएमएस ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उस आइसोलेशन वार्ड को जब समय समय पर हम जो हमारी जो मौसमी बीमारियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम उसका उपयोग करते रहे हैं। जैसे अभी डेंगू वार्ड भी हमने उसी में बना रखा था। उसके बगल में जो है हमने मलेरिया वार्ड बना रखा था। उसी क्रम में बर्न इंजरी जो केसेस हैं वो भी आते थे हमारे पास, उसको भी हमने चेंज कर रखा था। लेकिन अभी हमने वहाँ पर, जैसा कि ये मौसमी बीमारी है और खतरनाक बीमारी है, इसके परिणाम दुष्परिणाम भी हैं, उसको देखते हुए हमने इसमें प्राथमिकता के आधार पे अपने यहाँ 2 बेड का अभी स्वाइन फ्लू एक वार्ड बना दिया है और उसके साथ साथ हमने अपनी आईसीयू भी हम संचालित कर रहे हैं। वहीं नैनीताल के खनसयू क्षेत्र में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में फरार आरोपी भीम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 21 अगस्त को आरोपी ने बच्चों के सामने पत्नी की डंडों से पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बच्चों को धमकाकर फरार हो गया था। पुलिस ने लगातार दबिश देकर उसे वडियाड लुगड़ काठ गोदाम के पास गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने शराब के नशे में शक के चलते मारपीट की बात कबूल की है। इस टीम के द्वारा आज इसमें जो आरोपी स्वयं मृतका का पति है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये व्यक्ति शराब का काफी आदी था और अपनी पत्नी पर शक करता था। इसी शक के कारण इसने डंडे से पीट कर रात्रि के समय उसकी हत्या कर दी। आज काठगोदाम खनसू रोड पे एक लूगड़ जगह है, वहां पे पुलिस ने घेराबंदी करके अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं रुड़की के गंगनाहर कोतवाली क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपी ने अपनी 2 सगी बहनों को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में बहनों के चरित्र पर शक और संपत्ति विवाद की बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वारदात से पहले 2-3 दिन तक बहनों की रेकी की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच कर रही है। इसमें ये विवेक नाम का व्यक्ति है, चुड़ैला का रहने वाला, और इसने अपनी दोनों बहनों पर फायर करा जिससे कि उनकी मृत्यु कारित हुई। और इसमें कल ही फिर इसको चुड़ैला से इसके गांव से अरेस्ट कर लिया गया और इसके पास से 315 का एक तमंचा मिला, कुछ लाइव कार्ट्रिज मिले। और पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया कि इसकी 2 बहनें हैं और इसको उनके चरित्र पे शक था और इसका ये कहना था कि उनके चरित्र की वजह से इनके परिवार का समाज में नाम खराब हुआ है। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को बता दें कि मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 35 एटीएम कार्ड और 14 पासबुक, 18 मोबाइल फोन समेत 37,500 रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस ने 2
करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक के संदिग्ध डिजिटल लेन देन के सुराग मिलने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार यूपीआई के जरिए आगे ट्रांसफर करने और एटीएम से नकदी निकालने का नेटवर्क सामने आया है। वहीं पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। तो 5 लड़के जो ये पकड़े गए और इनकी कस्टडी से 35 एटीएम, डेबिट कार्ड मिले, 14 बैंक पासबुक, 17 मोबाइल सिम कार्ड, 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 10 एटीएम और पैन कार्ड और लगभग 37,500 की नकदी बरामद हुई। और पूछताछ में इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि ये म्यूल अकाउंट ओपन करवाते हैं और म्यूल अकाउंट खुलवाने के ही 8,000 रुपए दे देते हैं किसी व्यक्ति को लेकर, और एक जो सिम जो कि बैंक में दिया, जिसका नंबर बैंक में दिया जाता था, नंबर रजिस्टर्ड नंबर दिया जाता था, वो सिम और बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड, ये सारे बिहार भेज देते थे और उसका एक्सेस अकाउंट का बिहार चला जाता था और उसके एवज में लगभग 8,000 रुपए देते थे उसको। और बिहार में नालंदा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड के जो केसेस हुए, तो ये एक संभावना थी कि ये फर्जी तरीके से सिम दे रहे हैं, गलत आईडी पे सिम दे रहे हैं, जिससे कि साइबर क्राइम में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसलिए ये जो है 3 मुकदमे वो भी दर्ज किए गए। वहीं सितारगंज में 12 रबी उल अव्वल के मौके पर जामा मस्जिद से तिरंगा चौक तक करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में भव्य रोशनी का आयोजन हुआ। रोशनी देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे, जिसमें सर्वधर्म समाज के लोगों ने भी उत्साह से भाग लिया। जामा मस्जिद पर जलसे का आयोजन किया गया। नेकी फाउंडेशन ने व्यापार मंडल पदाधिकारियों और रामपुरा कमेटी के सदस्यों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ने सितारगंज को कौमी गुलदस्ता बताते हुए आयोजन की सराहना की। बहुत आभारी हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ एवं और अपने जामा मस्जिद कमेटी के लिए कहूँगा कि बहुत सुंदर कार्यक्रम की रचना करी गई है और उनको भी उन्हें भी सम्मानित करा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 पे जामा मस्जिद कमेटी ने हम व्यापार मंडल के दोनों पदाधिकारियों को बुला करके सम्मानित किया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को जो इन्होंने हमें इस लायक समझा। वहीं देहरादून में ईद के अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने यात्रा निकाली। वहीं यात्रा के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं यात्रा के दौरान ईद की खुशियों और आपसी भाईचारे का माहौल नजर आया। बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी और शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं काशीपुर में जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस ए मोहम्मदी शान ओ शौकत के साथ निकाला गया। ग्रामीण क्षेत्र बैलजुड़ी और शहर की किला मोहल्ला, अली खान और कटोरा ताल से होते हुए जुलूस महाराणा प्रताप चौक और मेन बाजार तक पहुंचा। जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए और सरकार की आमद, मरहबा और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारों से शहर गूंज उठा। जगह जगह लोगों ने खान पान के स्टॉल लगाए और जुलूस का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो जो ना होते तो कुछ नहीं होता। और आप किसी एक तबके, किसी एक इलाके, किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक कौम के लिए नहीं, बल्कि दोनों जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। और इसी पैगाम को हम आज नश्र कर रहे हैं और हम दुआ करते हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे मुल्क को दहशतगर्दी से, आतंकवादी से महफूज फरमाए और आपस में भाईचारा कायम रहे। मैं आपके माध्यम से सभी अपने देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने 62 विधानसभा जसपुर की सम्मानित जनता को, अपने ग्राम सभा बेलजुड़ी के सभी नौजवानों को, सभी साथियों को, सभी गाँव वासियों को आपके माध्यम से ये आज के जश्न ईद मिलादुन्नबी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार। कुल 4 लाख टन एक महीने की खपत है।